नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं जन्म कुंडली में कैसे देखें राजयोग है, धन योग है या फिर महायोग। तो आज हम जन्म कुंडली के अंतर्गत राजयोग कैसे देखें, धन योग कैसे देखें, महायोग है तो कैसे देखें, इसका विश्लेषण करेंगे और इसके उन महत्वपूर्ण सूत्रों को समझेंगे जिनके आधार पर हम आसानी से यह समझ सकते हैं कि जन्म कुंडली में कौन कौन से योग उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जन्म कुंडली का जब भी विश्लेषण करते हैं तो एक एस्ट्रोलॉजर के पास में जब कोई व्यक्ति कंसल्टेशन के लिए आता है तब वहां उसके पास इतना समय नहीं होता कि वह अनेक सूत्रों को अपने ध्यान कर सकते। तब वैदिक में सैकड़ों ऐसे सूत्र हैं, सैकड़ों ऐसे तरीके हैं और ऐसे बहुत से राजयोग हैं, धन योग हैं या महायोग हैं जिनके अलग अलग नाम। तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है कि हम सभी के नाम याद रख सकें और एक कम समय में हम सटीक उत्तर तक पहुंच सकें। इसलिए हमें उन विशेष सूत्रों को जानना आवश्यक है जो हमें धन योग के बारे में, राजयोग के बारे में और महायोग के बारे में कुछ सेकंडों में, कुछ पलों में हमें स्पष्ट कर सके कि कहाँ कहाँ कौन कौन से राजयोग बन रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जब बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं जो पूछते हैं कि वह कौन सा रत्न पहने या न पहने, आज मैं उनकी इस जो जिज्ञासा है उसका समाधान करने का भी प्रयास करूँ। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ कर्क लग्न की जन्म पत्रिका के रूप में हमने ये चार्ट लिया है जो कर्क राशि से प्रारंभ होता है। देखिए कर्क राशि को अगर हम कर्क लग्न कहते हैं तो कहने का अर्थ है कि यहाँ ये पहला हाउस जो है यहाँ पर आपको 4 लिखा हुआ मिलेगा। कितना लिखा हुआ मिलेगा? 4। 4 लिखा हुआ मिलेगा, इसका अर्थ है चौथी राशि चंद्रमा की कर्क राशि है, उसके लग्नेश हो जाते हैं चंद्रमा। ये स्पष्ट है। अब हमको ये भी मालूम होना चाहिए जब भी हम राजयोगों का विश्लेषण करें कि केंद्र भाव कौन से हैं और त्रिकोण भाव कौन। देखिए त्रिकोण भाव में 1, 5 ये धर्म त्रिकोण भी है, 1, 5 और 9 ये त्रिकोण भाव है। वहीं यदि कोई केंद्र भाव की बात करे तो जो लग्न है ये त्रिकोण भी है और ये केंद्र भी है। तो ये जो आप यहाँ देख पा रहे होगे ये जो भाव है ये जो इस वर्ग के अंदर आते हैं चारों, एक तो 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र भाव। केंद्र भाव अब ये पहला भाव यानी कि लग्न ये त्रिकोण भाव भी है और ये है पंचम और नवम भाव भी त्रिकोण भाव। ये त्रिकोण भाव हो गए और ये है केंद्र भाव हो गए। स्पष्ट है? अब आप यहाँ इस बात को समझ चुके होंगे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि सबसे पहले हम जन्म कुंडली में राजयोगों को समझ। पहले मैं राजयोगों के बारे में आपको समझा देता हूँ। हमेशा केंद्र और त्रिकोण को आप ध्यान में रखें। लग्नेश हैं ये, लग्नेश यहाँ कौन होते हैं? चंद्रमा होते हैं। मैंने कर्क लग्न की, अगर सिंह लग्न की होगी तो सूर्य लग्नेश हो जाएंगे। अगर लग्नेश का चतुर्थेश, चतुर्थेश इस भाव के अधिपति, यहाँ 7 लिखा है, 8 लिखा होगा तो मंगल होंगे, 7 लिखा है तुला राशि है तो यहाँ पर शुक्र होंगे। तो चतुर्थेश, सप्तमेश और दशमेश,
पंचमेश और नवमेश। इन भावों को देख लीजिए। मैंने अभी आपको केंद्र और त्रिकोण के बारे में जानकारी दी है। इनमें से किसी से भी, हम लग्नेश की बात कर रहे हैं, लग्नेश की बात कर रहे हैं, इस भाव की बात कर रहे हैं, इस भाव के अधिपति की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं कर्क लग्न की जन्म पत्रिका लूं और कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में मेरे लग्नेश कौन होते हैं? यहाँ पर चंद्रमा होते हैं। अब चंद्रमा का शुक्र के साथ में संबंध बन जाए, शुक्र केंद्र भाव के अधिपति हो गए, यहाँ पर चंद्र शुक्र की युति हो जाए, कहीं पर भी हो जाए चंद्र शुक्र की युति, केंद्र में हो तो बहुत अच्छी है, त्रिकोण में हो तो और भी अच्छी है। केंद्र त्रिकोण में होती है, केंद्र में हो त्रिकोण में हो, चंद्र शुक्र की युति हो जाए, चंद्र शनि की युति भी आप यहाँ देख सकते हो। लेकिन यहाँ थोड़ी सी समस्या मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये अरिष्ट 6, 8, 12 अरिष्ट माने जाते हैं, तो ये अरिष्ट के अधिपति भी हैं, तो इतनी इनके साथ में ये अच्छी नहीं मानी जाएगी। राजयोग तो है, लेकिन कहीं कहीं समस्याएं भी आप देखोगे। वहीं चंद्र मंगल की युति हो जाए, अब देखिए ये युति ऐसा भी हो सकता है कि साथ बैठे ना हो, लेकिन एक दूसरे को देखते हो, तब भी युति मानी जाएगी। तो इस प्रकार से मंगल के साथ युति हो जाए, गुरु बृहस्पति के साथ चंद्रमा की सबसे शुभ युति मानी जाती है। गुरु बृहस्पति के साथ यदि चंद्रमा है तो वो शुभ माने जाते हैं। लेकिन मुझे यहाँ सिर्फ आपको बताना है कि राजयोग को हम कैसे देखें, कि लग्न भाव के अधिपति की चतुर्थ, सप्तम, दसम, पंचम और नवम, इन भाव के अधिपतियों के साथ में जब भी युति होगी, दृष्टि युति हो या वह साथ में बैठे, तो यह जो संबंध है यह राजयोग है। अगर ऐसा कोई संबंध, आप भी अपनी जन्म पत्रिकाओं को खोलकर देख सकते हैं, यदि ऐसा कोई संबंध बनता है तो यह राजयोग बन रहा है। एक सूत्र राजयोग का और मैं आपको बता देता हूं कि जो चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव का संबंध, इस भाव के अधिपति का संबंध या इस भाव का संबंध, विशेषकर हम देखें तो चतुर्थ भाव के जो अधिपति हैं वही तो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चतुर्थ भाव के अधिपति का संबंध यदि पंचम भाव के अधिपति के साथ में हो जाए या फिर नवम भाव के अधिपति के साथ में हो जाए, जैसे यहाँ पर शुक्र है, शुक्र और बृहस्पति की दृष्टि युति हो जाए या साथ में बैठ जाए, शुक्र और मंगल की दृष्टि युति हो जाए या साथ में बैठ जाए, ये कर्क लग्न की जन्म पत्रिका के अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूं, तो यह राजयोग होगा। अथवा है ये इनका संबंध बने, केंद्रेश और त्रिकोणेश हो गए, तो केंद्र और त्रिकोण का संबंध बने तो यह राजयोग की स्थिति बन जाती है। तो चतुर्थेश का संबंध किसके साथ में हो जाए? चतुर्थेश का संबंध हो जाए पंचमेश अथवा नवमेश के साथ में, तो यह एक राजयोग बनता है। फिर हम एक और स्थिति देखते हैं कि जो सप्तम भाव के अधिपति हैं, सप्तमेश हैं, उन सप्तमेश का भी संबंध यदि हम देखें तो पंचमेश से हो जाए या फिर नवमेश से हो जाए, तो यहाँ ये यदि संबंध बनते हैं इनके जो सप्तमेश हैं, जैसे सप्तमेश शनि हो गए, अब शनि और मंगल की युति हो जाए, सपोज कीजिए शनि मंगल की युति हो गई। अब शनि और मंगल की ये जो युति है यह केंद्रेश और त्रिकोणेश की युति है, या फिर शनि बृहस्पति की युति हो जाए या शनि और गुरु की युति हो जाए, कहीं पर भी हो जाए, देखें तब भी वही बात है। देखने का अर्थ है कि शनि ये गुरु है, वो पंचम दृष्टि से देख सकते हैं। अगर हम यहाँ गुरु को रखेंगे तो गुरु नीच हो जाएंगे, तो नीचता नहीं होनी चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना है। लेकिन राजयोग बनेगा, कम फल देगा। यहां हमें स्पष्ट हो चुका है, आगे हम बात करते हैं। यह स्थितियां स्पष्ट हो गई। अब सबसे देखें तो दसम भाव के अधिपति की यदि पंचमेश या फिर नवमेश के साथ युति हो जाए, तो ये जो कर्माधिपति और अगर इनके साथ में हो जाए तो कर्माधिपति धर्माधिपति, ये बहुत विशेष राजयोग होता है। तो यहाँ पर यदि इनकी होती है तो ये लक्ष्मी नारायण राजयोग बन जाता है। ठीक है, तो ये नाम अलग अलग हैं लेकिन हैं ये सब राजयोग। मैंने यहाँ आपको स्पष्ट किया। अब मैं आपको एक सिंपल से सूत्र में आपको यह स्पष्ट कर देता हूं कि जब भी केंद्र भाव के अधिपतियों की युति त्रिकोण भाव के अधिपतियों के साथ में हो, इसका मतलब है वह कुंडली में राजयोग बन रहा है। एक सिंपल एक सूत्र में मैंने पूरे राजयोगों को आपको बता दिया कि यदि केंद्र भाव के अधिपतियों की युति किसी भी प्रकार से त्रिकोण भाव के अधिपतियों की युति त्रिकोण भाव के अधिपतियों के साथ में हो जाए तो यह एक राजयोग की विशेषता है। यह है
जन्म कुंडली में राजयोग बनता है। अब आप कहोगे कि अभी हमने बात की थी कि ये लग्नेश की, तो देखिए लग्नेश के पास में दोनों गुण होते हैं, केंद्र का भी और त्रिकोण भाव का भी। ये त्रिकोण भाव के भी अधिपति होते हैं। एक बात विशेष ध्यान रखिए कि जब हम बल की बात करेंगे, जो सामर्थ्य की बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा बलवान जो होगा वह इनमें उत्तरोत्तर बल होता है। कहने का अर्थ है कि जो नवमेश हैं ये सबसे अधिक शुभ और सबसे अधिक बलवान होते हैं। सबसे इनसे अधिक यह और इनसे अधिक ये बलवान होते हैं। इसी प्रकार से यदि हम बात करें लग्नेश, चतुर्थेश, सप्तमेश और दशमेश की, तो दशमेश को अधिक बल प्राप्त होता है। यह समझे हमने राजयोग। चलिए अब बारी आती है कि जन्म कुंडली में धन योगों को कैसे देखें। कितने धन योग आपकी जन्म कुंडली में। देखिए जब मैं कभी वर्ग कुंडली के बारे में विश्लेषण करता हूं तो आप सब जानते हो कि वहां पर वर्ग कुंडलियां धन योग और राजयोग जब बताएंगी तो राजयोग का अर्थ है कि उससे संबंधित ऊंचाई प्राप्त होना। मतलब अगर आप किसी जॉब में हो और राजयोग बन रहा है, राजयोग का समय काल है, तो आपका प्रमोशन होगा। लेकिन यदि आप किसी जॉब में नहीं हो और राजयोग बन रहा है तो वहां आपको कोई जॉब की गारंटी देता है। लेकिन यदि धन योग की बात करें तो धन योग में आपको उस को विलक्षण करने की, यानी कि जिस पोस्ट पर हो उस पोस्ट पर आपको जो इनकम है उस इनकम को बढ़ाने की, आपके पोस्ट को की पावर को इंक्रीज करने की बात आती है तो धन योग की हम चर्चा करते हैं। लेकिन जब भी आपके पद बढ़ने की बात आएगी तो हम राजयोग से देखेंगे, या आपको जॉब मिलने की बात आएगी तो राजयोग से देखेंगे। वो मैं आपको जब षोडश वर्ग कुंडलियों का विश्लेषण करता हूँ D10 चार्ट का और जितने भी चार्ट्स हैं, तो उसमें हम इन बातों को देखते हैं। चलिए यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया होगा। अब बारी है जन्म कुंडली में धन योगों को देखने की। देखिए यहां मैंने अभी आपको राजयोग के बारे में बताया कि हम केंद्र का और त्रिकोण का संबंध देखेंगे। अब देखिए दो बातों को इसमें जोड़ लीजिए। तो दो बातें कौन सी हैं? वो दो बातें हैं कि आपका एकादश भाव आपकी इनकम को रिप्रेजेंट करता है, आपके प्रॉफिट्स को, आपकी गेन्स को, आपकी इनकम को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब है ये आय भाव, और उस आय को आप संरक्षित करते हो, सुरक्षित करते हो, उस आय को स्टोर करते हो। यानी कि कहते हैं ना कि आप अपने फाइनेंस को अच्छा करते हो। तो आपका पूरा वित्त का जो भाव है वह भाव है आपका सेकंड हाउस, यानी कि दूसरा भाव। दूसरा भाव फाइनेंस का है, वित्त का है। कहने का अर्थ हो गया ये धन भाव है। सेकंड हाउस को हम धन भाव कहते हैं। अब धन अभी इंक्रीज होगा जब आपकी इनकम प्रॉपर जनरेट होती रहेगी। मानकर चलिए इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ, इनकम नहीं है। अब आप क्या करोगे, इसको सेल आउट करोगे और अपने खर्चे निकालोगे। रेगुलर खर्चे आपके चलते रहेंगे, लेकिन आपके पास में जब इनकम नहीं है, इनकम तो आप कितना ही आपके पास में धन हो, आप उसको खर्च कर ही लोगे। कहने का अर्थ है कि आपके पास में इनकम और धन दोनों की आवश्यकता है। इनकम होगी तो उससे धन जनरेट होता रहेगा। अब यहां पर विशेष बात आपको ध्यान में क्या रखनी है, कब धन योग बनते हैं? तो धन योग जन्म कुंडली में उस समय बनते हैं कि यदि दूसरे भाव, और हमने एकादश भाव की बात करी, धन संचय और धनार्जन के भाव हैं। ये धन अर्जन के भाव है और ये धन संचय का भाव है। अब इनका संबंध यदि जैसे मानकर चलिए लग्नेश का संबंध यदि धनेश के साथ बन जाए, लग्नेश का संबंध धनेश के साथ में बन जाता है, या दूसरे भाव के अधिपति हैं, अब ये धनेश हैं, आई मीन सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, इनके साथ में बन जाए, और अगर पंचम भाव के जो लॉर्ड हैं उनके साथ में बन जाए, तो पंचमेश के साथ में बन जाए लग्नेश का संबंध, द्वितीय के साथ में बन जाए, तो और नवमेश के साथ में और एकादश, इन चारों के साथ इसका संबंध, लग्न भाव के अधिपति का संबंध यदि सेकंड हाउस में बने, यदि फिफ्थ हाउस में बने, फिफ्थ हाउस के साथ में बने, यदि नाइन्थ हाउस के साथ में बने, और यदि एकादश भाव यानी कि चतुर्थ 11th हाउस के लॉर्ड के साथ में बने, तो यह धन योग बनता है। अब यहां आपका एक प्रश्न अवश्य उठेगा कि लग्नेश की हमने बात करी है, अब लग्नेश के और
अब केंद्रेश और त्रिकोणेश का जो संबंध बनता है तो राजयोग बनता है, लेकिन यहां मैंने बता दिया कि यदि लग्नेश का संबंध त्रिकोण से बने, दूसरे भाव से बने या 11वें भाव से बने तो यह धन योग है। देखिए लग्नेश के पास में दो पावर है। लग्नेश को आप ये समझिए कि आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री, और उनके पास में एक ही तरह की पावर नहीं है, और भी तरह की पावर है। तो ये केंद्र के अधिपति भी हैं और यह त्रिकोण के अधिपति। अब कहने का अर्थ है कि त्रिकोण भाव के अधिपति के आधार पर हम अगर देखेंगे तो इनका संबंध धन भाव से बने, इनका संबंध 11th हाउस के लॉर्ड से बने, यानी कि इनकम भाव से बने, इनकम भाव के अधिपति से बने, ऐसे हमको देखना हो। अब एक और हम धन योग तरीके से देख सकते हैं कि अब हम देखेंगे सेकंड हाउस को। ध्यान ध्यान दीजिए सेकंड हाउस को, क्योंकि यही फाइनेंस का है, यही आपके धन संचय का भाव है। सेकंड हाउस के जो लॉर्ड है, जैसे यहाँ पर सूर्य बनते हैं कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में, तो सेकंड हाउस के लॉर्ड का या भावेश का संबंध यदि फिफ्थ हाउस के लॉर्ड से बन जाए, पंचमेश से बन जाए, ठीक है, या फिर पंचमेश से बने, या फिर 9th हाउस के लॉर्ड से बन जाए, ठीक है, त्रिकोण के भाव के हो गई है, पंचमेश से बन जाए, नवमेश से बन जाए, या फिर एकादश से बन जाए। अगर यह स्थितियां बनती हैं, जैसे सूर्य का यहाँ पर मैं कर्क लग्न जिनकी जन्म पत्रिका है उनके लिए तो बहुत सुलभ है, क्योंकि यहाँ पर मैं खुद बता रहा हूँ। बाकी और अन्य जैसे मानकर चलिए यहाँ पर सिंह है तो यहाँ 6 नंबर आ जाएगा, सिंह लग्न है तो यहाँ पर आपको फोकस करना है कि जैसे यहाँ पर सूर्य है, सूर्य का संबंध यदि मंगल के साथ में बने कर्क लग्न वालों का तो धन योग है। सूर्य का संबंध यदि बृहस्पति के साथ में बने तो धन योग। सूर्य का संबंध यदि शुक्र के साथ बने तो धन योग, किसमें? कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में। अब आप सभी जगह इसको अप्लाई मत कर देना, भाव देखना, भावेश देखना, उसके आधार पर विश्लेषण करना। चलिए मैं नेक्स्ट अगले सूत्र की चर्चा कर लेता हूं। देखिए फिफ्थ हाउस यानी कि पंचमेश, पंचम भाव, ये त्रिकोण भाव है। इनका संबंध यदि दूसरे त्रिकोण भाव से बने, धर्म भाव से, तो यह भी धन योग है। ये धर्म भाव है। पंचमेश का संबंध धर्मेश से हो जाए तो इनके देखिए अलग अलग नाम है, आप इसको नवमेश भी बोल सकते हो, ये पंचमेश हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनका संबंध यदि धन भाव से बने तो भी ये संतान भाव भी हम इससे देखते हैं, प्रेम का भाव भी हम इससे देखते हैं, जैसे लव अफेयर्स जो होते हैं उससे देखते हैं, ये धर्म का भाव। इनका संबंध बने तो भी धन योग है। अगर पंचमेश का संबंध 11th हाउस से बने अथवा आईएस से बने तो भी यह धन योग बनता है। स्पष्ट है हम क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, ये आपको स्पष्ट हो रहा होगा। वहीं एक सूत्र और हम समझेंगे कि अब हम 9th हाउस के लॉर्ड से समझेंगे, धर्मेश से समझेंगे। धर्मेश क्या कहते हैं? मीन्स 9th हाउस के लॉर्ड, जैसे कि यहाँ पर गुरु बृहस्पति होते हैं, 9th लॉर्ड होते हैं गुरु बृहस्पति। यहाँ पर कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में अगर 9th हाउस के लॉर्ड का रिलेशन, संबंध हम देखें कि 11th हाउस के लॉर्ड के साथ, सिर्फ इतना, इन दोनों का संबंध बन जाए, जैसे शुक्र और गुरु का इस जन्म पत्रिका में कहीं संबंध बने, किसी भी तरह से दृष्टि युति बने, कोई भी कंडीशन हो, तब यह है धन योग होगा। मैंने आपको धन योग कैसे देखते हैं, कौन कौन सी स्थितियां होती हैं, उसके बारे में आपको स्पष्ट रूप से बहुत सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया है। चलिए अब हम बात करेंगे कि महान संभावनाएं, जीवन में बड़े महान पुरुष हुए हैं जिनके लिए, जिनको आप बुक्स में भी पढ़ते हो, आखिर उनके ऐसे कौन से योग बने होंगे, कौन कौन से योग उनकी जन्म कुंडली में रहे होंगे। तो आज हम महायोग क्या आपकी कुंडली में है या नहीं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए महायोग में हमें देखना होगा कि जो लग्नेश हैं, जो लग्न भाव के अधिपति, उनका संबंध यदि द्वितीय से हो जाए, चतुर्थेश से हो जाए, पंचमेश से हो जाए, सप्तमेश से हो जाए, नवमेश से हो जाए, दशमेश से हो जाए। देखिए लग्नेश की बात कर रहा हूं मैं, अब दो टिक लगा देता हूं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि इनका रिलेशन इन भावों के अधिपतियों से हो जाए, और साथ में एकादश से हो जाए।
तो यह धन योग भी आ गया इसमें और राजयोग भी आ गया। ये धन योग की स्थितियां भी हैं, ये राजयोग की स्थितियां भी हैं। इनके साथ संबंध हो जाए, इनके साथ संबंध हो जाए, इनके साथ संबंध हो जाए, इनके साथ, इनके साथ, इनके साथ संबंध हो जाए या इनके साथ संबंध हो जाए, तो यह धन योग भी है और महायोग भी इनमें बनते हैं। तो ये महायोग होता है क्योंकि राजयोग और धन योग दोनों यहाँ पर बन रहे हैं। नेक्स्ट टाइम आते हैं हम, अगर सेकंड हाउस के लॉर्ड का यानी कि दूसरे भाव के अधिपति, अब यहाँ कौन होंगे? सूर्य होंगे। अगर इनका संबंध चतुर्थ भाव के अधिपति से हो जाए, चतुर्थ भाव के अधिपति शुक्र से हो जाए, जैसे सूर्य शुक्र की युति हो जाए, पंचम भाव के अधिपति के साथ में हो जाए, इस भाव के अधिपति के साथ में हो जाए इनका रिलेशन, और सप्तम भाव के अधिपति के साथ भी अगर इनका रिलेशन बन जाता है, सप्तमेश के साथ, सप्तमेश के साथ में बन जाए, या सेकंड हाउस के लॉर्ड का नवम भाव के अधिपति के साथ में संबंध बन जाए नवमेश, या फिर दसम भाव के अधिपति के साथ में बने, या फिर एकादश भाव के अधिपति। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? पहले हमने लग्नेश के रिलेशन इन सबके साथ किए, अब हम देखते हैं कि यदि इनका रिलेशन हो जाए इसके साथ में, जो सेकंड हाउस के लॉर्ड है इनका रिलेशन इनके साथ में हो जाए, इन भावाधिपतियों के साथ में हो जाए, जो मैंने यहाँ पर दिखाए हैं, तो स्पष्ट है कि यह जो होगा यह महायोग जन्म कुंडली में होगा। यह महायोग के स्पष्ट रूप से आप देख सकते हो कि यह जन्म कुंडली के अंदर महायोग बन रहा है। आगे हम समझें इसको कि जैसे कि द्वितीय को समझा, अब हम चतुर्थ भाव से इस बात की कैलकुलेशन करेंगे कि चतुर्थ भाव के अधिपति का पंचम भाव के अधिपति से संबंध हो जाए या फिर सप्तम भाव के अधिपति से संबंध हो जाए, तो किसी एक से भी परिवर्तन करें। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर संबंध का अर्थ है कि परिवर्तन करें। महायोग में एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि वहां पर हम संबंध की बात करते हैं, दृष्टि युति हो, लेकिन यहाँ पर हम स्थान परिवर्तन की बात करें। महायोग में बस इतना अंतर है कि महायोग में हम जो चर्चा करेंगे वह करेंगे स्थान परिवर्तन। अब स्थान परिवर्तन में एक करके दिखाऊंगा आपको, आपको स्पष्ट हो जाए। पहले आप समझ लीजिए, फिर स्थान परिवर्तन के बारे में हम बात। यहां पर अगर चतुर्थ भाव के अधिपति का संबंध पंचम भाव से स्थान परिवर्तन कर लें, जैसे कि चतुर्थ भाव के अधिपति हैं शुक्र और पंचम भाव के अधिपति है मंगल, मंगल यहां आ जाए, शुक्र यहां आ जाए, ये हो गया महायोग। इसको बोलेंगे हम महायोग, ये महायोग है। स्पष्ट है? इस तरीके से महायोग, जैसे लग्नेश है, हम लग्नेश को देख रहे थे चंद्रमा, अब सूर्य यहां पर आ जाए और चंद्रमा यहां पर आ जाए, ये क्या है? ये महायोग है। ये जन्म कुंडली में महायोग बना हुआ। ठीक है, यह स्पष्ट है आपको। चलिए अब परिवर्तन हम देखेंगे, केवल परिवर्तन, राशि परिवर्तन करें, ये दोनों आपस में। इस आधार पर हम देखते हैं, अगर देखिए सप्तम भाव को बात करें, सप्तमेश का नवमेश के साथ में परिवर्तन हो जाए, जैसे शनि यहाँ बैठ जाए आकर और गुरु बृहस्पति यहाँ आकर बैठ जाए, तो यह भी कौन सा योग बनेगा? महायोग बनेगा। जैसे कि मानकर चलिए दशमेश कौन हो जाते हैं? मंगल हो जाते हैं। मंगल का संबंध, दशमेश मंगल हो गए, अब मंगल का संबंध यदि एकादेश के साथ में हो जाए, तो यहाँ पर ये तो यहाँ पर मंगल चले जाए तो यहाँ शुक्र आ जाए, तो यह स्थिति क्या हो जाएगी? यह भी महायोग की स्थिति जन्म कुंडली में बन जाती। नवमेश का संबंध हो जाए दशमेश से एकादेश में से किसी एक से हो जाए, नवमेश का संबंध नाइन्थ हाउस के लॉर्ड का, जैसे ये त्रिकोण भाव के, इनका संबंध अगर यहाँ पर मंगल आकर बैठ जाए या मंगल या शुक्र आकर बैठ जाए और गुरु यहाँ बैठ जाए दसम भाव में, या फिर गुरु बैठ जाए 11वें भाव में, तो यह भी महायोग बनेगा। चलिए महायोग भी मैंने आपको आज क्लियर कर दिया। अब हम बात करेंगे कि रत्न आपको कौन सा पहनना चाहिए। देखिए कुछ बातों का विशेष ध्यान आपको रखना है, और रत्न धारण करते समय, जैसे मानकर चलिए मैं यहाँ पर इस जन्म पत्रिका में बात करूं, कर्क लग्न की जन्म पत्रिका, जो ग्रह केंद्र के स्वामी भी हों और त्रिकोण के भाव के भी स्वामी हों, उन ग्रहों के रत्न पहनना चाहिए। जो ग्रह त्रिकोण भाव के भी स्वामी हों और
केंद्र भाव के स्वामी भी हों, उनका रत्न धारण करना चाहिए। जैसे कि कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में सबसे अधिक योग कारक जो ग्रह हैं वो मंगल होते हैं, क्योंकि ये इनकी एक केंद्र की राशि हो गई, केंद्र में भी सबसे अधिक बलवान। और दूसरा इनका हो गया वृश्चिक राशि जो इनकी आती है त्रिकोण में। तो मंगल का रत्न मूंगा इन व्यक्तियों को धारण करना चाहिए। लेकिन यदि वही मंगल 6, 8, 12 में चले जाएं या कहीं नीचत्व को प्राप्त हो जाएं तो इनको रत्न धारण करने के साथ साथ में उनकी शांति भी यानी कि मंत्र जाप आदि भी करने चाहिए, जिससे कि उस ग्रह की शांति हो सके। मैं अन्य भी समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे हम देखें कि यहां देखिए, ये तुला लग्न की जन्म पत्रिका। अब तुला लग्न की जन्म पत्रिका में केंद्र भाव के अधिपति और त्रिकोण भाव के अधिपति, इन दोनों भाव के अधिपति होते हैं शनिदेव, भगवान शनि होते हैं, सैटर्न होते हैं। ठीक है, तो उन सैटर्न की पोजीशन को देखकर आप उनके जो मंत्र जाप है वो कर सकते हो। लेकिन जब ये पोजीशन है तो वहां सैटर्न क्या है, आपके योग कारक ग्रह हैं, वो आपको नुकसान नहीं, आपको बेनिफिट देंगे, आपके जीवन में सफलताएं देने वाले होंगे। वो बहुत विशेष, जो तुला लग्न की जन्म कुंडली वाले हैं उनके लिए शनि विशेष होते हैं। तो इस कंडीशन में वह शनि के रत्न को धारण कर सकते हैं। अब मैं और आपको कंडीशन दिखा देता हूँ और कौन पहन सकते हैं, क्योंकि रत्नों के प्रश्न बहुत आते हैं। जैसे कि यहाँ देख, जब मकर लग्न की जन्म पत्रिका होगी तो हमें कौन मिलेगा। यहाँ देखिए, दशमेश कौन होते हैं, शुक्र होते हैं, और पंचमेश भी कौन होते हैं, शुक्र होते हैं। तो हमको यहाँ पर शुक्र का जो रत्न है, डायमंड है, तो वो धारण कर सकते हैं। ओपल भी है तो वो धारण कर सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर शुक्र विशेष योग कारक ग्रह बन जाते हैं। बाकी में थोड़ी सी समस्याएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि दो भाव में एक भाव यदि उनका 6, 8, 12 का है तो वहाँ थोड़ी अशुभता जो परेशानी समस्याएं रहेंगी, तो अशुभता आ जाएगी वहाँ पर थोड़ी सी, ये हमें देखना होगा। जैसे यहाँ देखिए, बुध पंचमेश भी है और बुध अष्टमेश भी है, तो यहाँ पर हमें थोड़ी सावधानी से ये विश्लेषण करना चाहिए कि रत्न को उनकी स्थिति के आधार पर पहनना है अथवा नहीं पहनना। जैसे यहाँ पर देखिए, इस जन्म कुंडली में देखिए तो आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहाँ पर मोती धारण कर सकते हो, क्योंकि चंद्रमा मीन लग्न की जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में है, शुभ स्थिति में रहेंगे। अगर यहाँ पर जैसे हम कहें कि मेष लग्न की जन्म पत्रिका है तो वहां आप माणिक्य है उसको धारण कर सकते हो, क्योंकि वहां पर सूर्य क्या हो जाते हैं, पंचमेश हो जाते हैं। बाकी स्थितियों का आप विशेष ध्यान रखें। तो यह था आज का विषय। आशा करता हूं आपको यह विषय आज स्पष्ट हुआ होगा, समझ में आया होगा, कैसे राजयोग बनते हैं, कैसे धन योगों को देखें, कैसे हम महायोग को देखें, क्या स्थितियां होती हैं, इसके बारे में हमने विश्लेषण किया। चलिए आगे हम टॉपिक लेकर आएंगे, क्योंकि अभी हमने शुभ योग देखे, अब हम अरिष्ट योगों को भी देखेंगे, दैन्य योगों को भी देखेंगे। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कंप्लीट हुआ होगा टॉपिक। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।